हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन के बारे में। इसकी जो क्लास होती है वो होती है NSAIDs। ठीक है, हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं एंड NSAIDs के बारे में पढ़ते हैं। हम इसके जो डाइक्लोफेनेक जो इंजेक्शन होती है, जो डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन है, हम इसका मैकेनिज्म की बात करें। ठीक है, मैकेनिज्म जानने से पहले हम पहले इसकी क्लास के बारे में बात करेंगे। क्लास है क्या? NSAIDs। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। मतलब कि ये नॉन स्टेरॉयडल, स्टेरॉयड पर काम नहीं करती है, और ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, मतलब कि ये इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करती है। एंटी इंफ्लेमेटरी का क्या मतलब है? एंटी मतलब अपोज करना, एंड इन्फ्लेमेशन मतलब कि इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट से काम करती है। ठीक है, अब जो NSAIDs की ये जो ड्रग होती है, इसके मेनली 3 इफेक्ट होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसके 3 इफेक्ट्स देखे जाते हैं। अब इसके 3 इफेक्ट कौन कौन से हैं? इसके जो 3 इफेक्ट हैं वो हैं एंटी इंफ्लेमेटरी है, एनाल्गेसिक इफेक्ट है इसका एक, एंड तीसरा जो इसका इफेक्ट आता है वो आता है एंटी पायरेटिक इफेक्ट। ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब कि ये इन्फ्लेमेशन पर काम करेगा, इन्फ्लेमेशन के अपोज काम करेगा। एनाल्गेसिक मतलब कि ये पेन पर वर्क करेगा। और एंटीपायरेटिक मतलब कि ये बॉडी टेम्परेचर को कम करने में काम करेगा, मीन्स फीवर को कम करेगा। ठीक है, अब हम इसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म होता है कि मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन का इनहिबिट करना होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन को करना होता है, इसका काम क्या होता है कि इसको इनहिबिट करना है। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन बनता कैसे है? तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनने की जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट करता है। तो मेनली किसको इनहिबिट करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन जो है जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है, तो उसमें कहते हैं कॉक्स एंजाइम होता है, जिसका नाम क्या है कि साइक्लो ऑक्सीजनेज एक एंजाइम होता है। साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम क्या करता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कर, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई सेल की इंजरी होती है, कोई सेल की इंजरी हुई, ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड होता है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिडेज की प्रेजेंस, A2 के प्रेजेंस में क्या बनाता है? ये एराकिडोनिक एसिड। अब इस एराकिडोनिक एसिड क्या होता है, किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होता है? यहाँ पर कॉक्स एंजाइम यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, कॉक्स एंजाइम यहाँ पर यूज हो रहा है तो क्या करेगी? एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन को बना रहा है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? ये पेन कराता है, स्वेलिंग कराता है, इन्फ्लेमेशन को कराता है। ठीक है, और ये सेकंड के काम होता है इसका थ्रोम्बोक्सिन। मतलब ये जो होता है ये प्लेटलेट को एग्रीगेट कराने का काम करता है, ये थ्रोम्बोक्सिन। ठीक है, ताकि क्या है, ब्लीडिंग हो जाए, स्टॉप हो जाए। ताकि ब्लीडिंग हो जाए, यहाँ पर स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मल जो प्रोसेस होती है कि कोई सेल की इंजरी हो रही है, तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड क्या करेगा कि एराकिडोनिक एसिड बनाएगा, एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, किसके प्रेजेंस में? इस फॉस्फोलिपिडेज A2 के प्रेजेंस में। अब ये कहते हैं कि एराकिडोनिक एसिड जो होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है, किसके प्रेजेंस में? कॉक्स एंजाइम। ये जो मेन एंजाइम है सब फोकस करें। ठीक है, मेन एंजाइम यहाँ पर कौन से एंजाइम होते हैं? COX-2 एंजाइम होता है, कॉक्स सेकंड एंजाइम। अभी हम बात करेंगे कि कितने तरह के कॉक्स होते हैं। तो मेनली यहाँ पर याद रखें कि COX-2 जो होता है ये क्या करता है कि एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये क्या करता है कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्वेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक थ्रोम्बोक्सिन को प्रोड्यूस करता है जो प्लेटलेट को एग्रीगेट कराती है एंड ब्लीडिंग को रोकती है। ठीक है, अब जो ये NSAIDs है,
जो हमने देखा कि जो NSAIDs की जो ये क्लास की जो ड्रग होती है, तो NSAIDs कहाँ पर काम करती है? NSAIDs का काम क्या है कि इन्फ्लामेशन को रोकने का काम है। इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हो रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रहा है इन्फ्लामेशन। तो मेनली है कि हमें इसको बनने से रोकना है। मेन हमारा जो फोकस है कि हमारा फोकस क्या है, ये है। हमारा फोकस क्या है, ये है कि हमें इसको बनने से रोकना है। तो जो NSAIDs जो होता है, ये यहाँ पर काम करता है कि COX-2 को इनहिबिट करता है। ठीक है, COX-2 को इनहिबिट करता है। COX-2 को अगर इनहिबिट करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाएगी। तो ये करता है कि यहाँ पर जाके ये COX-2 की जगह ये वाला जो NSAIDs होता है वो यहाँ पर जाके बाइंड हो जाता है। अभी यहाँ पर जाके बाइंड हो गया तो ये COX-2 यहाँ पर अटैच नहीं हो पाएगा एंड हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर नहीं फॉर्म हो पाएगा। अब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं फॉर्म हो पा रहा है तो स्वेलिंग भी नहीं होगी, पेन भी नहीं होगा एंड इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म में देखिए कि कैसे काम हो रहा है। अब हम देखते हैं कि COX-2 ही हमने क्यों बोला, और भी तरह के COX हमारे पास होते हैं, COX एंजाइम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो हम बात करें टाइप्स ऑफ COX एंजाइम। ठीक है, तो इसमें होता है कि COX-1, COX-2 एंड COX-3। जो COX-1 होता है ये मेनली जो होता है कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। स्टमक में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या करता है कि जो म्यूकोजा होता है ये क्या काम करता है कि जो COX-1 होता है ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, ये म्यूकोजा को फॉर्मेशन में काम करता है। म्यूकोजा को फॉर्म करना मतलब कि ये क्या कहते हैं, जो भी स्टमक की लाइनिंग है वहां पर जो बैरियर का काम करती है म्यूकोजा लाइनिंग, उसको ये प्रोड्यूस करने का काम करता है, उसको बनाने का काम करता है ये COX-1। COX-2 जो होता है ये मेनली पेन के रिस्पॉन्स होता है, पेन इन्फ्लामेशन। अगर ये पेन और इन्फ्लामेशन का रिस्पॉन्सिबल है तो सबसे पहले हम इस पर फोकस कर रहे हैं। हमने इस पर फोकस करते कि COX-2 को हमने क्या करना था, ब्लॉक करना था। ठीक है, तो ये मेनली किसके रिस्पॉन्सिबल है, पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो थर्ड होता है COX-3 जो होता है ये मेनली फीवर के रिस्पॉन्स होता है, ये हाइपोथैलेमस में जाके काम करता है। ठीक है, ये फीवर के लिए ये हाइपोथैलेमस में होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है हमारे हाइपोथैलेमस में, ब्रेन में। और ये किसके रिस्पॉन्स होता है, फीवर के रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो हमने देखा जो हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने क्या करा था कि COX-2 को इनहिबिट करा था, NSAIDs यहाँ पर जाके अटैच हुआ था एंड प्रोस्टाग्लैंडिन को इसने बनने से रोका। अब जो NSAIDs होती हैं इसकी भी क्या होता है कि इसके अलग अलग टाइप होते हैं। अब इसके हम टाइप की बात करते हैं NSAIDs के। अगर इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ NSAIDs, तो इसमें 3 तरह के टाइप देखने को मिलता है हमें कि पहला आता है कि नॉन सिलेक्टिव NSAIDs, सेकेंड आता है सिलेक्टिव COX-2, तीसरा आता है सिलेक्टिव COX-3। तो जो नॉन सिलेक्टिव है मतलब कि नॉन सिलेक्टिव का मतलब कि किसी भी COX के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि ये उसी को जाके इनहिबिट कर रहा है। ये नॉन सिलेक्टिव है मतलब कि तीनों तरह के COX को इनहिबिट करेगा, COX-1, ये किसी भी तरह के COX को जाके इनहिबिट कर सकता है। अगर ये फर्स्ट, तो ये क्या कर रहा है कि किसी भी तरह के COX को जाके इनहिबिट कर सकता है, 1, 2 एंड 3 में से किसको भी कर सकता है, नॉन सिलेक्टिव है। ठीक है, तो अगर ये 1 को करेगा तो 1 का क्या काम था कि म्यूकोजा को बनाने का काम था, म्यूकोजा जो बैरियर था उसको बनाने का काम था स्टमक में। अगर म्यूकोजा ही फॉर्म नहीं हो पाएगी तो इससे क्या हो सकता है, इससे क्या होने के चांस है, पेप्टिक अल्सर डिजीज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अल्सर्स वगैरह फॉर्म हो सकते हैं बिकॉज अगर म्यूकोजल लाइनिंग ही अगर इंटैक्ट नहीं रहेगी तो वहाँ पर अल्सर्स फॉर्म होगा, ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर ये जो नॉन सिलेक्टिव NSAIDs है तो ये क्या करेगा कि पेप्टिक अल्सर डिजीज इसमें हो सकती है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, पेप्टिक अल्सर वाली प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। ठीक है, और जो सेकंड है कि पेन और इन्फ्लामेशन के लिए होगा, उसको ये रोक देगा। और जो तीसरा होता है ये फीवर को करेगा, कम करेगा। ठीक है, सिलेक्टिव COX-2, जो सिलेक्टिव COX-2 है COX-2 पर ही काम करेंगे, COX-2 पर अगर काम करेंगे तो ये क्या करेगा कि पेन एंड इन्फ्लामेशन को कम करेगा, पेन इन्फ्लामेशन करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसका कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, इसका पीयूडी नहीं होता है, इससे पीयूडी होने के चांसेस नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, बिकॉज ये COX-2 पर काम कर रहा है। COX-2 का काम क्या होता है कि पेन और इन्फ्लामेशन को कम करना।
तीसरा जो होता है सिलेक्टिव कॉक्स 3 जो होता है, ये किसको कम करता है, फीवर को कम करता है। इसमें जो एग्जाम्पल आता है कॉक्स 3 वाला वो आता है पी से आता है पैरासीटामोल। तो जो डाइक्लोफिनेक होता है ना वो एग्जाम्पल होता है नॉन स्पेसिफिक कॉक्स इनहिबिटर का। अगर ये एग्जाम्पल है नॉन स्पेसिफिक कॉक्स इनहिबिटर का, तो इसमें क्या देखा जाएगा कि ये क्या करेगा कि पेप्टिक अल्सर डिजीज होंगे इसकी वजह से, ये कॉक दोनों तरह के कॉक्स को इनहिबिट कर रहा है, फर्स्ट वाला भी सेकेंड वाला भी, और ब्लीडिंग के चांसेस इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे, इसके इंडिकेशन के बारे में जानते हैं कि जो मेडिकेशंस होते हैं डाइक्लोफिनेक के किस किस में यूज़ हम कर सकते हैं। तो मेनली ये पेन में यूज़ होती है। तो पेन कौन कौन सा पेन होता है, जैसे जॉइंट पेन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, फ्रैक्चर, हेडेक, बॉडी एक, डेंटल पेन हो रहा किसी को, या फिर कान का दर्द हो रहा किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर क्या है कि माइग्रेन का प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, या फिर कोई फीवर है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो रखी है, किडनी स्टोन का पेन है अगर पेशेंट को, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे एब्डोमेन में पेन देखने को मिल सकता है, इसमें हमें अल्सर देखने को मिल सकते हैं, एपिक एसिड डिस्ट्रेस हमें देखने को मिल सकता है, इरिटेशन गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, और डायरिया, नोज़िया, वोमिटिंग, स्वेलिंग, जिस साइड पे इंजेक्शन लगाई थी उस साइड पे स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन देखने को मिलेगा। अब हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जानते हैं कि किस में हमें नहीं देनी है मेडिकेशन, जिसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, ब्लीडिंग है, एलर्जी हो रही है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई लैक्टेटिंग मदर है, उसमें हमें नहीं देना है। किसी को अगर लीवर और किडनी की प्रॉब्लम है तो उसमें हमें नहीं देना है। इसकी डोज हमें उतनी देनी है जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी। सिर्फ ये जो एम्पूल है 3 ml का आता है, तो 3 ml में 25 mg डाइक्लोफिनेक प्रेजेंट होता है। अब डॉक्टर ने जितनी प्रिस्क्राइब करी हम उसके हिसाब से डोज को देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रूट की। तो जो होता है ना डाइक्लोफिनेक, ये आईवी या फिर आईएम जाता है, लेकिन मेनली इसको हम आईएम प्रेफर करते हैं। आईवी हम इसको बहुत कम प्रेफर करते हैं, मेनली आईएम ही जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, एक नोट है कि हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो मेडिकेशन होती है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, इसको हम डॉक्टर के प्रेजेंस में ही लेंगे, और नर्सिंग ऑफिसर्स की प्रेजेंस में ही हमें इसको लेना है। बिकॉज इसके क्या होता है, बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई डॉक्टर या फिर नर्सिंग ऑफिसर है तो उनकी प्रेजेंस में ही हमें इस मेडिकेशन को लेनी है।